नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। अच्छा ये जब हम बात करते हैं रशिया और यूक्रेन की, इनके बीच में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? पुतिन इतना ज़्यादा एडमेंट क्यों है यूक्रेन को अपने कब्ज़े में वापस लेने के लिए? क्योंकि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो सब अलग-अलग हो गए। नाउ व्हाट इज़ द नीड कि वापस से यूक्रेन को लेके आया जाए या यूक्रेन के कुछ पार्ट्स को वापस ले लिया जाए? देखिए, बात शुरू हुई थी जब सोवियत यूनियन ने डिसाइड किया कि हम 15 भाग में बांटेंगे अपने हुँ, आप को। वो सोवियत यूनियन का डिसीजन था, किसी ने फोर्स नहीं किया था। क्यों किया, क्या फ़ायदा हुआ, इसके ऊपर बहुत सवालिया निशान हैं। और ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि अगर आपको करना भी था तो एशियन पार्ट को हटाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हुँ, स्प्रेड आउट था और उनको एडमिनिस्टर करना, मॉनिटर करना ज़रा मुश्किल हो रही थी। तो यूरोपियन पार्ट जो ट्रेडिशनली कल्चरली आपके साथ था, उसको आपने क्यों हटाया? एस्टोनिया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, तो यह हमेशा खटकता था। तो इसीलिए जब ईस्ट यूरोप डेमोक्रेसी की तरफ आया, कम्युनिज्म छोड़ के, और सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, तो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी अमेरिका और रशिया के बीच में कि भाई हम ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे नेटो की, ताकि आपको तकलीफ ना हो। क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि आप अपना हथियार पूरे रखने शुरू कर हुँ, दें। कहीं ऐसा वो रिटन कम्युनिकेशन जो है, ऐसी कोई फर्म डिक्लेरेशन नहीं थी, पर जनरल अंडरस्टैंडिंग थी कि झगड़े वाली बात नहीं होनी चाहिए। पर ओवर द इयर्स नेटो ने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि रशिया को खतरा लगने लगा कि भाई अगर ये इसी तरह करते रहे तो हमारा जो बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल हमारे दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे नेटो वाले, एंड इट बिकम्स डेंजरस। जैसे क्यूबा क्राइसिस में 62 में हुआ था, अमेरिका को क्या तकलीफ थी कि भाई वो रशियन मिसाइल्स वहाँ हुँ, लगने वाली हैं, सोवियत मिसाइल्स। तो अगर अमेरिका को वो 30 किलोमीटर या 32 किलोमीटर जो भी उनका आपस में फासला है, उस फासले से मुश्किल थी, तो यहाँ तो उनके बॉर्डर पे आप पहुँच रहे हैं। तो रशिया ने तब भी कहा कि आप ये ना करिए। तभी और दूसरी चीज़ ये है कि 2014 में जब वो रशिया फ्रेंडली प्रेसिडेंट था, तो अमेरिका इंस्पायर्ड डेमोन्स्ट्रेशन हुई, उसको निकाल दिया गया और एक अमेरिकन फ्रेंडली प्रेसिडेंट को इंस्टॉल किया गया। तब जाके रशिया ने क्राइमिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि रशिया हैज़ ए रोल इन यूक्रेन बिकॉज इट वाज द हार्ट ऑफ रशिया हुँ, सिविलाइजेशनली फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर जनवरी में बाइडन ने दो स्टेटमेंट्स दी। बेसिकली उनका मैसेज यही था कि इफ़ यू निबल अ बिट, थोड़ा सा ले लो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रशिया थॉट कि इसने एक क्लियर हिंट दिया है, तो लेट अस एटलीस्ट टेक द रशियन स्पीकिंग पार्ट ऑफ यूक्रेन, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन। गलती उसमें ये हुई कि वो आए, वो बेलारूस साइड से, मतलब नॉर्थ से आए, एंड the objective was to take Kiev, which was a wrong military objective, because if you start with going into a city, big city, then you risk guerrilla warfare. हुँ, So जब ये शुरू हुआ तो नेटो कंट्रीज़ ने रिएक्ट किया, स्पेशली यूएसए ने, कि भाई अगर ये कर रहा है और कीव को ले लेगा, तो इसने तो वो रिवर्स कर दिया वो मॉडल। तो दैट स्टार्टेड द resistance from NATO countries,
including the beginning of the arms supplies and ammunition and so on. रशिया कहता है कि भाई ये हमारे घर की बात है, आपको क्या तकलीफ है? और आपके तो प्रेसिडेंट ने खुद ही कहा है कि इफ़ यू निबल अ बिट आई हैव नो ऑब्जेक्शन. वो कह के अब आप हमारे पीछे पड़ गए हो. सो बेसिक इशू इज वन ऑफ मिसट्रस्ट इन ईच अदर एंड वन ऑल्सो एक ये भी बात है कि हिस्टोरिकली ऑर्थोडॉक्स रशिया और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस ऑफ वेस्ट they have not reconciled to their separation. 1000 साल वो एक दूसरे से बोले नहीं थे इन द रिलीजियस सेंस. कोई 1974 या ऐसे कुछ जाके उनकी रिकॉन्सिलेशन हुई. तो एक तो ये पार्ट था, और दूसरा जो डिफेंस एंगल मैंने स्ट्रेटेजिक एंगल बताया है वो था. थोड़ा सा ये भी है कि अमेरिकन थिंक टैंक्स में, मैंने इसमें वॉर टाइम में बताया भी है, काफ़ी देर से कह रहे थे कि आर एम शुड बी द फर्दर डिवीजन ऑफ रशिया. तो ये बात छुपी तो नहीं रह सकती. अगर कोई डाउट है तो मेरी किताब पढ़ लो भाई. तो जब आप खुलेआम ये बात कर रहे हैं अमेरिकन थिंक टैंक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो दूसरी कंट्री के भी कान खड़े हो जाएंगे कि भाई ये तो हमारे पीछे पड़ गए, तो कुछ हमको काउंटर ऑफेंसिव मेजर ढूंढना पड़ेगा. उसका नतीजा ये हुआ है जो अब यूक्रेन में युद्ध हो रहा है. राइट. बट आपको लगता है इस युद्ध का कोई अंत है, कोई कंक्लूजन है? क्योंकि एक जगह जहाँ पे रशिया तो मानने से रहा, यूक्रेन भी रिटालिएट कर रहा है, चाहे फिर वो जिस भी तरह से करे, तो इसका कोई एंड है? नहीं, हर वॉर का एंड होता है, हर वॉर का एंड. क्योंकि जब इसका बिगिनिंग भी हुआ था तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने बात की थी कि 1 साल में ख़त्म हो जाएगा, बट वो 1 साल से तो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया. अगर आप फरवरी 22 के करीब शुरू हुआ था ना, अगर उस टाइम के टेलीविज़न डिस्कशंस, पैनल डिस्कशंस देखें, तो मैंने हमेशा यही कहा था कि ये दलदल है, ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली, और अगर किसी बिग सिटी में चले गए तो गुरिल्ला वॉरफेयर हो जाएगा. तो इसको प्रेडिक्ट करना कि इतनी देर चलेगी या उतनी देर चलेगी, ये ठीक बात नहीं है. मतलब इट्स नॉट द राइट अप्रोच. इट इज़ देयर फॉर द लॉन्ग हॉल, और टाइम लगेगा. वही हुआ. पर अब ये स्थिति आ गई है कि लग रहा है कि वेस्ट ये सोच रहा है कि इससे नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है. और अमेरिका भी थक गया है. दूसरा ये है कि अमेरिकन इलेक्शंस सर पे आ गए हैं, तो बाइडन ने जो अपना बीड़ा उठाया था उसके ऊपर सवालिया निशान शुरू हो गए हैं. तो हो सकता है ये सब मिला के एक मैसेज जाए यूक्रेन को कि भाई तुम अकेले पड़ जाओगे अगर इसी तरह करते रहे. पढ़ तो गए हैं वो अकेले, क्योंकि ना तो उन्हें नेटो में जगह मिली, ना यूरोपियन यूनियन में जगह मिली. वो तो फंस गया बेचारा. नहीं, फंस नहीं गया वो. उसकी असेसमेंट गलत थी कि वहाँ जगह मिल जाएगी. दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नहीं होने वाला था. आर्मामेंट सप्लाई अभी भी चल रही है, पर फंस इस तरह गया है कि चाहे उसके पास वेस्टर्न मर्सनरीज भी हैं, कि रशियन एबिलिटी टू रीग्रुप एंड री अटैक इज ट्रिमेंडस. राइट. Napoleon faced that, Hitler faced that. In fact, Russia saved West from Hitler's fury by absorbing all the shocks. It faced the maximum number of deaths. So Russia is used to sacrifice, and they have done the necessary sacrifice in this war against Ukraine, and now it seems to have the upper hand, despite all the armaments that USA and others have given Right. to Ukraine. तो अब लगता है कि unless something drastic happens,
and that is unlikely to happen on ground because Ukrainians themselves are tired of this war. हम्म. So हो सकता है 6 महीने 1 साल में कुछ शांति आ जाए उस Right. जगह पे. बट सर एक वॉर, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मतलब एक राइजिंग पावर है और एक डिक्लाइनिंग हेजेमन है, उनके बीच में इज इट नेसेसरी कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो एक वॉर में एंड अप करेगा ही? देखिए अगर हिस्ट्री 500 साल की जाए तो 15 टाइम्स सुपर पावर of that particular time was challenged. ओके. 12 times it resulted in a war. And in most of those cases it resulted in the overthrow of that particular superpower and assumption of that title by the challenger. हम्म. तो वो वॉर की स्थिति में क्या होता है, कैसे होता है, ये कहना मुश्किल है. राइट. पर मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि अमेरिका डिक्लाइनिंग सुपर पावर है. रीजंस क्या है इसके पीछे? देखिए अमेरिका इज टू बिग टू फेल जस्ट नाउ because it controls most of the major defense production industries of the world. Second, it has a sufficiently large base of manpower. Third, it has experience of fighting wars in a number of zones, which many other countries do not have. So to say that America's 20 plus trillion economy will decline suddenly, I don't think it is the correct reading of the situation. राइट. The other thing is that America has a number of well-endowed allies, which no other country in the world has. So Europe, the West Europe, जब भी अमेरिका कहे वो इसके साथ वो तो जी कपल्ड हजूर, इकोनॉमीज है, वो जो अमेरिका कहेगा वो करेगा. जी हजूर करके मिल जाएंगे. In comparison, let's take the case of China. China also has about $17 trillion worth of economy. But China is as a solo whistle in the world. क्योंकि रशिया तो अभी मतलब ठीक है, they have become allies, but it cannot be an American sort of kind of a system that China can engineer. राइट. तो इतनी जल्दी चाइना चैलेंज नहीं कर सकता है. हो सकता है डाउन द ईयर्स इफ इट स्टेबलाइजेज इट्स ओन इकोनॉमी एंड गेट्स सम allies, then it might. But as of the moment, no.